अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। अल्लाह ताला मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को, मेरे मोहब्बत करने वालों को और मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हम सब के तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद इसको शेयर कर दें। गला ख़राब है और जैसे कि आपको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लिसनर्स हैं उनके लिए इस सर्दी में, इस दिसंबर में कोई ना कोई नई स्टोरी ज़रूर पेश की जाए। आज की ये जो कहानी है, ये कहानी अब्दुल कय्यूम साहब की कहानी है और ये मेरे, आप कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने 8 महीने से सब्सक्राइबर हैं और अक्सर मुझे मैसेज के ज़रिए भी राब्ता किया करते हैं। ये बताते हैं जो कहानी है 1971-72 की उस दौर की कहानी है, जिस दौर में ये एक ऐसे गांव में रहा करते थे जो कि शहर से या आबादी से बहुत दूर मौजूद था। और ये जो गांव था, यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी वो आज के दौर में भी वैसी मौजूद नहीं हैं जैसे कि आमतौर पे दूसरे गांव में, दूसरे सिटीज़ में मौजूद हुआ करती हैं। ये जो गांव था, कुछ वजूहात की बिना पे इस गांव का नाम ये नहीं चाहते कि डिस्क्लोज किया जाए। हाँ, बहरहाल ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मौजूद है और ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे आमतौर पे ठंडा वेदर हुआ करता है। खैर, ये जो गांव था, एक तो यहाँ पे सर्दी बहुत हुआ करती थी और उस दौर में जो भी आबादी थी, जो भी लोग थे, वो असर होने के बाद अपने अपने घरों में अपने आप को महसूर कर लेते थे। बच्चों को बाहर जाने से, घर के बाहर निकलने से, ख़ास तौर पे बड़ों को मगरिब के बाद बाहर जाके काम वगैरह करने से मना किया जाता था। ज़ाहिर सी बात है, मेरी इतनी एज नहीं थी, मैं टीन एज के अंदर था, लेकिन जो भी मैं देखा करता था, ऑब्ज़र्व किया करता था, इसके बारे में बहुत सारे सवालात मेरे जहन के अंदर मौजूद हुआ करते थे। कुछ सवालात ऐसे थे जो मैं पूछ लिया करता, जबकि कुछ सवालात पूछने से या पूछने के बाद मेरे घर वाले मुझे डांट दिया करते थे। इन तमाम बातों में, जो कि सवालात पे मुश्तमिल थी, एक बात बड़ी अजीब सी थी कि जैसे ही मगरिब होती या अंधेरा होता, ख़ास तौर पे जब सर्दियाँ चल रही होती, तो अंधेरा होते ही हमारे गाँव में या उसके अतराफ़ में किसी औरत के रोने की, कराहने की आवाज़ें हमें अपने कानों में सुनाई दिया करतीं। ये जो आवाज़ें थीं, ये एक जैसी आवाज़ें थीं, यानी 1-2 दिन छोड़ के कुछ दिनों के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये आवाज़ें हमें सुनाई देतीं। और ये जो आवाज़ थी, ऐसा लगता एक ही औरत है जो मुसलसल आहो-बका कर रही है या फिर किसी परेशानी का शिकार है। बात तब तक तो ठीक थी जब ये आवाज़ें गाँव के बाहर की तरफ से या दूर से हमारे कानों में पड़ा करती थीं। लेकिन जैसे-जैसे कुछ चीज़ें तब्दील होना शुरू हुईं और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि शदीद सर्दी में शाम के 5:30-6 बजे का टाइम था, मगरिब हो चुकी थी और जैसे ही मगरिब की अज़ान हुई तो ये आवाज़ें हमें अपने गाँव के बहुत ही करीब से, बल्कि कभी-कभी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे गाँव के अंदर से सुनाई दे रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, सारे के सारे घर वाले जाग रहे थे और मेरे दादा उस वक्त हयात थे। आप कह सकते हैं कि इनका बड़ा दबदबा था। अक्सर लोग दम दुरूद करवाने के लिए मेरे दादा से राब्ता किया करते थे। शुरू में जब ये आवाज़ें महसूस होना शुरू हुई तो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ अब ऐसा लग रहा था जो भी आवाज़ें हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा करीब आती जा रही हैं। जो भी कर्रा रहा था, रो रहा था या तकलीफ़ का शिकार था, अब ऐसा लग रहा था हमारे घरों के गिर्द उसने चक्कर लगाना या फिर घूमना शुरू कर दिया है। कुछ देर तक तो जो मेरे दादा थे वो इन आवाज़ों को सुनते रहे, लेकिन कुछ देर के बाद मेरे दादा ने मेरे अब्बू को कहा कि जाओ और जाके पीछे की तरफ से कुछ लकड़ियाँ लेके आओ। खैर, मेरे अब्बू पीछे गए और वहाँ जाके कुछ लकड़ियाँ जो कि पहले से मौजूद थीं उनको लेके सहन के पास आ गए। मेरे दादा ने मेरे अब्बू को कहा कि ये लकड़ियाँ आपस में मिलाओ और इनमें आग लगा दो। अब ऐसा क्यों कहा था, इसके पीछे क्या हिकमत थी, अल्लाह ही जानता था। हाँ, सर्दी तो हो रही थी और मैं क्योंकि कम अकल था तो मेरा ये ख्याल था कि शायद सर्दी की वजह से दादा ने इन लकड़ियों को आग लगवाई है।
लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे ही इन लकड़ियों के अंदर आग लगाई गई तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आवाज़ें थीं अब ऐसा लग रहा था दूर होना शुरू हो चुकी हैं। और जो भी हमारे घर या गांव के एतराफ़ में मौजूद था अब उसने हमसे डिस्टेंस करना शुरू कर दिया है। शायद कोई हिकमत अमली थी, शायद कोई वजह थी जिसकी वजह से दादा ने इन लकड़ियों में आग लगाई थी और आग लगाने के बाद से ये आवाज़ें बतदरीज कम होना शुरू हो चुकी थीं। अच्छा, जब ये सब कुछ ख़त्म हुआ अगले दिन मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी ये बताएं कि दादा ने बाहर लकड़ियों में आग क्यों लगाई थी। तो पहले तो मेरी अम्मी कुछ बोलने लगी लेकिन बोलते बोलते एकदम से चुप हो गईं, जैसे कि वो शायद मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती थीं। इसी तरह मेरा ख्याल है कि 3-4 महीने मज़ीद गुजरे होंगे और गर्मियाँ शुरू हो चुकी थीं और शाम के तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था और मगरिब की अजान होके कुछ देर ही गुजरी थी। मैं इत्तफाक से सहन से ज़रा आगे खेतों के पास मौजूद था। इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि खेतों के पीछे की तरफ से यानी जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था मेरे पीछे की तरफ से दोबारा से उस औरत के रोने की कराहने की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। ये आवाज़ें इतनी वाज़ेह आवाज़ें थीं और ऐसी आवाज़ें थीं कि जिनको सुनने के बाद मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने कानों पे हाथ रख लूं। खैर मैंने इसी दौरानिए में जहाँ से या जिस सिम से ये आवाज़ें आ रही थी उस तरफ पलट के देखा। मैंने देखा कि एक दरख्त है जो कि शायद बरगद का दरख्त था। उस दरख्त के पीछे या तने के पीछे की तरफ एक औरत खड़ी हुई थी जो कि मुझे आधी दिखाई दे रही थी। दूर से ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके बहुत ही लंबे लंबे बहुत ही घने बाल हैं और इन बालों को उस औरत ने खोल रखा था। इस अंधेरे में भी यानी जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था उसके बावजूद उसकी आंखें लाल शोलों या अंगारों की तरह चमकती हुई दिखाई दे रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया है। वो मुसलसल वहाँ पे खड़ी हुई रो रही थी या करा रही थी और इसी दौरानिए में मेरे दादा एकदम से अब्बू को लेके आए और फिर से उन्होंने सहन में बहुत सारी लकड़ियाँ डाल के आग लगाना शुरू कर दी। ये जो कुछ मैं देख रहा था देखते ही देखते जब लकड़ियों के अंदर आग लगाई गई तो ये आवाज़ें न सिर्फ दूर होना शुरू हो गईं बल्कि अब जहाँ पे वो औरत मौजूद थी वो देखते ही देखते वहाँ से रफू चक्कर हो चुकी थी। खैर जैसे तैसे ये रात गुजरी। अगली सुबह जब मैंने अपनी अम्मी से इसरार किया और मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने एक औरत को वहाँ दरख्त के पीछे की तरफ खड़े हुए देखा था तो फिर उन्होंने इस बात का इकरार किया कि बेटा अक्सर ऐसा होता है कि इस गांव के अतराफ में और कभी कभी गांव के अंदर एक पिछल पैरी घूमा करती है और जैसे ही ये गांव के अंदर दाखिल होती है या हमारे घर के करीब आती है तो तुम्हारे दादा को अंदाज़ा हो जाता है और वो लकड़ियों में आग लगा के उसको यहाँ से दूर करने की कोई तदबीर किया करते हैं। कहा जाता है कि ये जो इस तरह की मखलूक़ात हैं वो आँख से या इस तरह की चीज़ों से दूर भागा करती हैं। खैर जब मेरी अम्मी ने मुझे ये सारा किस्सा ये सारी कहानी बताई तब मुझे एहसास हुआ कि जो औरत मैंने अपनी आंखों से उस दरख्त के पीछे की तरफ खड़े हुए देखी थी यकीनन वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। वो एक चुड़ैल थी, एक पिछल पैरी थी जिसको मैंने अपनी आंखों से देखने के बाद विटनेस किया था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी ये कहानी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। ये स्टोरी हमें कासिम ज़िया साहब ने शेयर की है और ये कहानी उस दौर की कहानी है जब ये बताते कि मैं महज 14 या 15 साल का था और हम लोग पंजाब के अंदर एक गांव में रहा करते थे। बेसिकली ये जो कहानी है 1976 जून की कहानी है और उस दौर में ये बताते हैं कि इनकी जो फैमिली थी या इनके जो घर वाले थे वो सरासर खेती बाड़ी पे इन्हिसार किया करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि दिन के औकात में कभी कभी रात के औकात में इनको खेतों पे जाना पड़ता और वहाँ जाके ड्यूटी अंजाम देनी होती।
जहाँ तक इनके गांव का ताल्लुक है तो ये बताते हैं इनका जो गांव था वो एक छोटा सा गांव था, एक कच्चा पक्का गांव था। आप कह सकते हैं कि इनके गांव के अंदर मुश्किल से 17 या 18 घर मौजूद थे। इनके गांव के अतराफ में खेती खेत मौजूद थे और तकरीबन 9 या 10 किलोमीटर के बाद एक और गांव शुरू हुआ करता था। अक्सर ऐसा होता था कि इनको कभी कभी अपने गांव से उस गांव का सफ़र करना होता, कभी किसी भी काम से, या घर वाले अगर अक्सर किसी काम से भेजा करते तो ये कोशिश किया करते थे कि मगरिब होने से पहले पहले वहाँ पे पहुँच जाएं, या अगर वापस आना है तो मगरिब से पहले पहले वहाँ से वापस अपने गांव आ सकें। वैसे ही एक रात थी, इत्तेफाक ये हुआ कि ये जब दूसरे गांव से अपने गांव के लिए निकले तो रास्ते में जिस गाड़ी के ज़रिए ये अपने गांव की तरफ आ रहे थे वो गाड़ी ख़राब हो गई। अब जब ये पहुंचे, यानी अपने गांव के करीब पहुंचे, तो रात के तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था और इत्तेफाक से बारी बारी जितने भी पैसेंजर्स थे सारे के सारे उतर के अपनी अपनी डेस्टिनेशंस पे जा चुके थे। अब इनके गांव से उस बस स्टॉप का या उस बस अड्डे का जो सफ़र था वो तकरीबन 4 किलोमीटर के बराबर था और 4 किलोमीटर चलने के बाद तब कहीं जाके ये रोड आया करता था। खैर, ये बताते हैं कि जब मैं उस रोड पे उतरा और उतरने के बाद मैंने अपने गांव की तरफ बढ़ना शुरू किया तो जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी अंधेरा ही अंधेरा मौजूद था। उस दौर में हमारे गांव में वैसे भी लाइट नहीं थी और दूसरी बात यह है कि मेरे अतराफ में इस कदर खेत मौजूद थे कि जब मैं इन खेतों के दरमियान से गुजर रहा था तो मुसलसल जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। खैर, मैंने उस दौर के हिसाब से अपने पास एक लाठी रखी हुई थी और शुरू से ही हमें सिखाया जाता था कि जब लेट नाइट सफ़र करना हो या रात के औकात में खेतों में जाना हो तो लाजमी एक लोहे की डंडी या स्टिक अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप लालटेन की बात करें तो मेरे पास एक लालटेन मौजूद थी जो कि तेल के ज़रिए चला करती थी और ये जो लालटेन थी इसको हम सिर्फ इसी वजह से अपने साथ रखा करते थे कि खुदा ना करे कभी कोई इमरजेंसी हो जाए या वापस आते आते देर हो जाए तो हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। खैर, जब मैं उस रास्ते में था और अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने भी उस लालटेन को निकाला और निकालने के बाद जला लिया और ये जो कच्चा पक्का रास्ता मेरे गांव की तरफ बढ़ रहा था, मैं इस रोशनी के ज़रिए अपने गांव, अपने घर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। एकदम से चलते चलते इस खामोशी में मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे मेरे साथ साथ कोई और भी है जो कि ना सिर्फ चल रहा है बल्कि उसके चलने पे, उसके पाँव ज़मीन पे रखने पे जो आवाज़ पैदा होती है वो मुसलसल मेरे कानों तक पहुंच रही थी। यानी वाकई में मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा था और अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे वो कदम रख रहा था वैसे वैसे कुछ अजीब सी घंटी नुमा सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अगर वाकई में मेरे पीछे कोई इस तरह का जानवर जैसे कि गाय वगैरह मौजूद थी तो यकीनन उसके मालिक ने उसके गले में घंटी या घंटी वाला हार डाल रखा होगा। खैर, कुछ देर के बाद जब मैंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो ताहद्दे निगाह ना ही मुझे कोई जानवर नज़र आया और ना ही किसी इंसान के नज़र आने के आसार लग रहे थे। दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो घंटी की आवाज़ थी ये मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी और आवाज़ के ज़रिए यह अंदाज़ा हो रहा था कि पहले जो भी मेरे पीछे था वो मुझसे फासले पे था, लेकिन जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा और उसका फासला कम से कम होता चला जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, आप एक वीरान जगह से गुजर रहे हो जहाँ पे आबादी मौजूद ना हो और अगर आपको एकदम से इस तरह का कोई एहसास हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको डर जाना होता है। तो वैसे ही मेरे साथ था, हल्का हल्का सा खौफ मेरे ऊपर तारी होना शुरू हो चुका था। एक तो मेरी जो एज थी वो इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी और ऊपर से ये जो एहसास था ये मुसलसल मेरे डर में इजाफा कर रहा था। इसी तरह चलते चलते मज़ीद 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे। अब मुझे बाकायदा महसूस हो रहा था कि जो घंटी की आवाज़ थी ये चेन की सी आवाज़ में तब्दील हो चुकी है। यानी जो भी मुझे फॉलो कर रहा है, जिसको मैं अब तक नहीं देख पाया हूँ, अब ऐसा लग रहा था उसके पाँव में या उसके जिस्म में जंजीर लगी हुई है जो मुसलसल ज़मीन से टकराती हुई एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही है। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम के बाद बिलाखिर जब ये आवाज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी और जब मुझे लगने लगा कि मेरे बाकायदा बराबर में कोई आ चुका है और मेरे साथ साथ ज़मीन पे कदम रख रहा है, तो मैंने जब पलट के लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, इवन के पीछे की तरफ देखा
तो दूसरी बार देखने पे भी मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब पीछे देखने के बाद अल्टीमेटली मैं दोबारा से पलटा और दोबारा से मैंने आगे की तरफ देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट साइड पे यानी मेरे आगे की तरफ दो आंखें हैं जो कि इस अंधेरे में चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि जो भी मेरे सामने मौजूद था उसकी आंखें कम से कम मुझे नजर आना शुरू हो चुकी थीं। जैसे ही मैंने उन आंखों को देखा तो ऐसा लगा जैसे कोई दो शोले हैं या फिर दो अंगारे हैं जो हवा में लहराते जा रहे हैं। और बिलाखिर कुछ देर के बाद ये जो इमेज था ये मुकम्मल तौर पे वाज़े होना शुरू हुआ। अब जब लालटेन की लाइट मुकम्मल तौर पे उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक लड़की या एक औरत लाल कलर के लिबास में कोने पे एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा जैसे उसके पाँव और हाथों को किसी जंजीर नुमा चीज़ से बांध रखा है। बज़ाहिर देखने से उसका जो हुलिया था वो किसी कैदी से तशबीह दे रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसको सालों अरसों तक कैद में रखने के बाद आज़ाद कर दिया गया हो। या फिर यह भी हो सकता था कि जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने न सिर्फ आज़ादी हासिल की बल्कि अपने पैर और हाथ जकड़े होने के बावजूद जैसे तैसे यहाँ पे पहुँच के अपनी जान बचाई। मैं मज़ीद जब उस लालटेन की रोशनी में आगे बढ़ता चला गया तो मैंने देखा कि उस लड़की की जो रंगत थी वो बहुत ज़्यादा गोरी शिट्टी रंगत थी। इसके साथ साथ उसके जो बाल थे वो बहुत बड़े बड़े लंबे और घने बाल थे। गर्ज के उसको देख के लग ही नहीं रहा था जैसे वो किसी गांव की लड़की हो। बज़ाहिर हुलिये से किसी शहर की या फिर परदेश की कोई हीरोइन लग रही थी जो गलती से किसी भी वजह से यहाँ पे आके फंस चुकी हो। देखते ही देखते इस लड़की ने जब मेरी तरफ भी देखा और मुझे देखने के बाद उसने एकदम से मुस्कुराना शुरू किया तो तब कहीं जाके मेरा जो एतमाद था वो हल्का सा बहाल हुआ और मैंने बिलाखिर उस लड़की से पूछा कि तुम इतनी रात में इस हुलिये में यहाँ पे क्या कर रही हो। ऐसा तो नहीं लगता कि जैसे तुम हमारे गांव की या करीब के किसी गांव की कोई लड़की हो। ये बताओ तुम परदेश में कहाँ से आई हो। अब जब मैंने उससे सवाल किया तो बजाय इसके वो लड़की मेरी इन बातों का मेरे इन सवालात का जवाब देती उसने दोबारा से मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। हैरानकुन बात ये थी कि वो ना सिर्फ मुस्कुरा रही थी बल्कि जिस तरीके से जिस अंदाज से वो मेरी तरफ देख रही थी यह अंदाज और यह तरीका किसी को बहकाने के लिए न सिर्फ काफ़ी हुआ करता है बल्कि किसी के भी इरादों को कमज़ोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत रखा करता है। खैर देखते ही देखते जब मैंने उसके सर से उसके बालों से उसके जिस्म से नीचे की तरफ बढ़ना शुरू किया और बिलाखिर फाइनली जब मेरी नज़र उस औरत के पैरों की तरफ पड़ी तो एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मुझे चक्कर से आने लगे हैं। जितनी पुरकशिश और जाज़िब नज़र उसकी शख्सियत ऊपर से लग रही थी उतने ही भयानक और खौफनाक उसके पाँव थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पाँव न सिर्फ उल्टे पाँव हैं बल्कि उसके पाँव पे कुछ अजीब तरीके से ज़ख़म मौजूद थे और ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके पाँव से खून रस्ता चला जा रहा है। उस दौर में भी गए वक्तों में हमने अपने बड़ों से अपने दादा से अपने नाना से अक्सर चुड़ैलों और पिछल पैरियों के बारे में किस्से सुन रखे थे। हमने सुना था कि अक्सर रात के औकात में वीरान जगहों पे इस तरह के रास्तों में अक्सर चुड़ैले खूबसूरत लड़कियों और औरतों का रूप लेके नौजवानों को ख़ास तौर पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं और जब वो इनके जाल में या इनके हुस्न के जाल में फंस जाते हैं तो बिलाखिर वो इनको ख़त्म करके इनका खून पी लेती हैं। एक तरह से मुझे एक रिकॉल हुई और मुझे लगा कि मज़ीद आगे बढ़ना किसी भी तरह ख़तरे से खाली नहीं है। अच्छी बात ये थी कि मेरे पास एक लोहे की स्टिक मौजूद थी। मैंने उस लोहे की स्टिक को उसकी तरफ बढ़ा के ऐसे इशारा किया जैसे कि मैं उसको मारने वाला हूँ। अब जो ही मैंने ऐसे इशारा किया वो ना सिर्फ पीछे हटी बल्कि अगले ही लम्हे मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आप यकीन करें कि अगले जो 30 सेकंड थे इस कदर उसके ऊपर भारी सेकंड्स थे कि ऐसा लगा जैसे उसकी जान निकलती जा रही है और जो जो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था वो पीछे से पीछे हटती चली जा रही थी। बस 30 सेकंड के अंदर अंदर मैंने ये देखा कि वो खेतों की तरफ गई है और देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे गायब हो चुकी है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि उस रात मैं खैरियत से वापस अपने घर चला आया, वरना हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी की शायद वो आखिरी रात होती।